मौलिक अधिकार में हम लोग देख रहे हैं आपका कौन सा, आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको याद होना चाहिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 21। प्राण और दैहिक, मतलब इसको अब मैं 10 दिन भी पढ़ा सकता हूं, इतना बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, जब आपका यूपीएससी से, अब जब आपका यूपीएससी मेंस की तैयारी होती रहती है तो ये आर्टिकल कम से कम 7 से 8 दिन चलता है। इतना बड़ा आर्टिकल है ये, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है, अपने को देखना है कि इस आर्टिकल से हमको किस प्रकार के क्या प्राप्त होते हैं, हमको आपका अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना कि हमको जो आर्टिकल प्राप्त है, मतलब किसी भी व्यक्ति को, लिखो उसमें किसी भी व्यक्ति को, आर्टिकल क्या बोला लिखो आपका, किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा, मैं क्या बोला मैं आपको, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ, उसको बोलते हैं क्या आपका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर क्या आपके एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, आपका ज्ञान, उसको अंडरलाइन करो, किसको, आपका विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को क्या करो, आपका अंडरलाइन करो। किसी भी व्यक्ति को, क्या बोल रहा है आपका, किसी भी व्यक्ति को क्या बोल रहा है आपका, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो हमको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर स्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीड्यूर स्टेब्लिश बाय लॉ। अब देखो ध्यान समझो, इसमें आपको अपनी बुद्धि लगाना ही नहीं है। विधि ने जो कहा है, जो कानून बनाया है, उस कानून के तहत आपको क्या करना पड़ेगा, आपका नियम कानून मानने पड़ेंगे। विधि ने कह दिया कि ये एक एरिया आपका रिजर्व एरिया है, ये एक रिजर्व एरिया है, आरक्षित क्षेत्र है। इस आरक्षित क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति गया, ठीक है आपका, तो उसको क्या मिलेगा, आपका उसको आपका दंड मिलेगा। और ये दंड किसने दिया, आपका न्यायपालिका ने दिया। कौन देता है, आपका न्यायपालिका देता है। तो न्यायपालिका ने अपने पावर ऑफ सीओ मोटो, अपने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग नहीं किया। उसने देखा कि इस जगह जाने पर यह कानून बना हुआ है, यदि कोई व्यक्ति ऐसी जगह जाता है जो रिजर्व एरिया है और प्रवेश कर जाता है तो उसको ये दंड, मतलब न्यायपालिका ने अपना स्वविवेक नहीं लगाया, क्यों गया था, कैसे गया था। वो बोला कि विधि में कानून है भाई कि जो व्यक्ति यहां जाएगा उसको क्या दंड, इसको क्या बोलते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। न्यायपालिका ने यहां पर किसी प्रकार का कोई बुद्धि नहीं लगाया, न अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग किया। उसने कहा कि विधि में यह कानून बनाया गया है कि कोई व्यक्ति इस जगह जाएगा जो रिजर्व है, उसको दंड मिलेगा। लिखो उसमें, लिखो उसमें आपका, इस पर न्यायपालिका
अपने स्वविवेक शक्ति का प्रयोग नहीं करता, अपनी स्वविवेक शक्ति का प्रयोग नहीं करता, बल्कि विधि में जो लिखा है, बल्कि विधि में जो लिखा है उसी के आधार पर न्याय देता है। ठीक है, बन जाएगा। और इसे हमने कहां से लिया है? हमने जापान से। ठीक है, इसको हमने कहां से ग्रहण किया? आपका जापान से लिया है, याद करना। इसको कहां से लिया हमने? आपका जापान से। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? आ जाएगा ना। अब दूसरा हेडिंग देना आपका, विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बिफोर द लॉ, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बिफोर द लॉ। ठीक है, आपका विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया। अब यहां पर समक्ष को क्या करो? आपका अंडरलाइन करो। उसमें क्या था? विधि द्वारा स्थापित। इसमें क्या लिखा आपका? समक्ष। समक्ष को क्या करो? आपका अंडरलाइन। अब समक्ष क्या हो रहा है? यहां पर न्यायपालिका क्या करेगी? आपका स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करेगी कि आखिर यहां पे जो व्यक्ति गया, पहले इसकी जांच करो। पागल थोड़ी था, 14 वर्ष से कम आयु का थोड़ी था, या हो सकता है गलती से चला गया हो। उसमें क्या हुआ था आपका? उसमें सीधा दंड। व्यक्ति गया, व्यक्ति क्या किया? आपका गया, तो उसको क्या दे दिया गया? आपका दंड दे दिया गया। व्यक्ति गया तो क्या कर दिया गया? उसको आपका दंड दे दिया गया कि भाई यदि एक व्यक्ति गया है तो उसको सीधा दंड दे दो। चेयर नहीं है भैया, चेयर बैठा लो। नहीं है, चेयर नहीं है। तुम वो चेयर ले लो ना, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। ठीक है, आपका मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या हुआ आपका कि व्यक्ति गया, उसको क्या मिल गया? आपका दंड। वो नाबालिग हो, 14 वर्ष से कम आयु का हो, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विधि में जो लिखा है जो जाएगा उसको दंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन समक्ष मतलब क्या हो रहा है? समक्ष मतलब यहां इस क्षेत्र में जो व्यक्ति गया, पहले उसकी जांच होगी कि क्या वो व्यक्ति पागल था क्या, या 14 वर्ष से कम आयु का था क्या, जानकार नहीं था क्या, गलती से चला तो नहीं गया। जैसे आप मूवी में देखते होगे, मूवी में जब आपका देखा जाएगा कोई व्यक्ति किसी को आपका हत्या कर देता है तो देखा जाता है कैसे हत्या किया है। इरादतन हत्या, गैर इरादतन हत्या, सेल्फ प्रोटेक्शन, हत्या किया है। लेकिन हर हत्या की क्या आपका आईपीसी में अलग अलग धारा है। उसने हत्या कैसे किया है? इरादतन किया है, सेल्फ डिफेंस से किया है, गैर इरादतन किया है। उसके आधार पर उसको क्या मिलती है? आपका सजा मिलती है। ठीक है, मतलब यहां पर न्यायपालिका ने किसकी आपका प्रयोग कर दिया? स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर दिया। लिखो उसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में लिखना आपका विधि के समक्ष, लेकिन आपका इसे अमेरिका से लिया गया है, इसे अमेरिका से लिया गया है। विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया लिखो आप, विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया। इसमें लिखना यह अमेरिका से लिया गया है। इसमें न्यायपालिका विधि के साथ, इसमें न्यायपालिका विधि के साथ, इसमें न्यायपालिका विधि के साथ अपने स्वविवेक की शक्ति का भी प्रयोग करता है। इसमें आपका न्यायपालिका विधि के साथ, न्यायपालिका विधि के साथ अपनी स्वविवेक की शक्ति का भी प्रयोग करता है, अपनी स्वविवेक की शक्ति का भी प्रयोग करता है। इसलिए यह व्यावहारिक है, संवैधानिक नहीं। याद करना, संविधान में विधि द्वारा समक्ष स्थापित प्रक्रिया को नहीं बताया गया। किसको बताया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को।
तो लिखना यह व्यावहारिक है, संवैधानिक नहीं। किसको समझ में आया और किसको नहीं आया? इधर किसको समझ में नहीं आया बताओ पहले। क्या बोला? खुशबू समझ में आ गया? हाँ, अरे विधिक मतलब जो आपका जो न्यायालय द्वारा बनाया गया हो, लीगल राइट्स। लीगल मतलब कानून। न्यायपालिका ने यह बना दिया कि तुम्हारा आपका देखा जाएगा कि यदि आप बाएं तरफ से कानून, यदि आप रास्ते में जा रहे हो और यदि आप किधर से आ रहे हो, रॉन्ग साइड चल रहे हो, तो ये कानून किसने बनाया? आपका न्यायपालिका ने। लेकिन संविधान, जो संविधान में लिखा गया हो, उसको बोलेंगे क्या? आपका संवैधानिक कानून। संविधान द्वारा बनाया गया कानून कौन सा? आपका संवैधानिक। विधि द्वारा बनाया, विधि कौन बनाती है? आपका न्यायपालिका। संविधान कौन बनाता है? संसद। विधि के द्वारा बनाया गया कानून को विधिक कानून बोलते हैं। जैसे संपत्ति का अधिकार पहले कैसा अधिकार था? संवैधानिक अधिकार था। संवैधानिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था। तो आपकी संपत्ति पर कोई, चाहे सरकार हो मतलब राज्य, चाहे व्यक्ति हो, दोनों का अधिकार नहीं था। आप कितनी भी संपत्ति रखो, उससे सरकार से मतलब नहीं था। लेकिन उसको क्या कर दिया गया? आपका संविधान से हटा दिया गया। और क्या कर दिया गया? उसको लीगल राइट्स कर दिया गया, विधिक अधिकार कर दिया गया। और जब विधिक अधिकार कर दिया तो कानून को यह है कि उसमें क्या कर सकता है? अगर में सीबीआई भी जा सकती है, ईडी भी जा सकती है, क्योंकि वो मौलिक अधिकार नहीं है। बात समझ में आ रहा है आपका? तो जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया था आपका, यह संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में यह नहीं है। संविधान में है क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो जिसको पहले जो लिखवाया था मैं आपको। लेकिन हमारा जो भारत का जो न्यायपालिका है, दोनों लागू करता है। कुछ बातों पर किसको मानता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, और कुछ बातों पर किसमें मानता है? ठीक है, तो उसमें लिख लेना, भारत का न्यायपालिका दोनों आधारों को मानता है। न्यायपालिका क्या करता है? दोनों आपका क्या? आपका अधिकारों को मानता है, दोनों विधि को मानता है। किसको? आपका, ठीक है, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ और आपको प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बिफोर द लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के समक्ष स्थापित बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? खुशबू बताओ। नहीं, दोनों में अंतर क्या है? विधि के द्वारा स्थापित में और विधि के समक्ष में क्या अंतर है? स्वाभाविक प्रयोग करेगा। इधर संतोष, क्या अंतर है दोनों में? ठीक, हाँ ठीक है। विधि के साथ साथ ना, विधि को छोड़ना नहीं है। विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया में न्यायपालिका विधि के साथ साथ अपनी स्वविवेक की शक्ति का भी प्रयोग करता है। बन जाएगा ना? बैठो। इसीलिए इसी को बोलते हैं आपका, लिखो उसको, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है? और इसे आपका लिखो, इसमें आपका इसे प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। किसको? विधि के समक्ष प्रक्रिया को। इसलिए इसे प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। द कॉल द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, नेचुरल जस्टिस में समझ में आ रहा है तुमको? मतलब अरे हमेशा टीवी भी देखते हो, देखना आप, सबूतों के आधार पर ही क्या दिया जाता है? व्यक्ति को आपका न्याय दिया जाता है। भाई साफ साफ बुक में लिख दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति मर्डर करेगा 302 के तहत उनको फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन उसमें साफ कहा गया है कि भाई उसकी जांच हो पहले, क्योंकि जो व्यक्ति अपराध किया हुआ है उसकी भी क्या होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। कैसे मारा, किस लिए मारा, अपराध क्या था, आदतन था, गैर इरादतन था, सेल्फ डिफेंस किया है,
तो उसको अपन क्या बोल देंगे, विधि के द्वारा स्थापित, विधि के द्वारा स्थापित समक्ष प्रक्रिया। आ जाएगा समझ में आपका, आ जाएगा ना आपका। तो प्राण दैहिक में दो बातें कहेंगे, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दूसरे का आपका विधि के तुम्हारा आपका देखा समक्ष स्थापित प्रक्रिया। चलो आगे बढ़े, चले। अब देखो थोड़ा सा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ध्यान से समझना। आर्टिकल 21 में बार बार यह सवाल उठता था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है आपका, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब इसका अर्थ क्या है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में इसका अर्थ क्या होता है। तो एक व्यक्ति ने कह दिया कि व्यक्ति का जीवन जीना ही तुम्हारा क्या है। नहीं समझ में आया? मतलब क्वेश्चन पूछा, एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछा, सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछा कि आर्टिकल 21 का अर्थ बताइए। आर्टिकल 21 क्या है, अभी मैं लिखा था आपका, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका बताइए अर्थ क्या होगा। तो अर्थ में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया व्यक्ति का जीवन ही जीना, क्या आपका जीवन ही जीना क्या है आपका, उसका इसका अर्थ है। मतलब एक व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो जीवन जिएगा, इसको क्या बोलते हैं आपका आर्टिकल 21। सिंपल भाषा में सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद में समझा दिया कि किसी व्यक्ति का जीवन जीना ही आर्टिकल 21 का अधिकार है। यदि व्यक्ति को मार दिया गया तो आर्टिकल 21 का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल भाषा में, ठीक है आपका। लिखो उसमें एस के गोपालन केस, एस के गोपालन केस, एस के गोपालन केस, हेडिंग देना। एस के गोपालन केस में यह कहा गया कि आर्टिकल 21 का अर्थ है, कि आर्टिकल 21 का अर्थ है व्यक्ति का जीवित रहना ही, व्यक्ति का जीवित रहना ही, व्यक्ति का जीवित रहना ही उसका सबसे बड़ा अधिकार है। व्यक्ति का जीवित रहना ही उसका सबसे बड़ा अधिकार है। ये बात समझ में आएगी नहीं आया? एक सिंपल भाषा में समझ जाओ कि व्यक्ति का जीवित रहना ही तुम्हारा क्या आपका आर्टिकल 21 का अधिकार। लेकिन जरूरी है क्या इतना ही? एक सिंपल भाषा में समझो आप, व्यक्ति का जीवित रहना मतलब तुम पैदा हुए और जीवन तुम जैसे भी जिए और खत्म हो गए। ये किसने कहा आपका? एस के गोपालन केस में। लेकिन क्या होता है, हमेशा जब कोई ऐसा केस आता है और उस केस पर जब कोई फैसला आता है और जब उसको कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ता है तो उसको लगता है कि नहीं, इतना ही नहीं है और भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। और हुआ क्या कि 1978 में एक थी आपका मेनका गांधी, नाम सुने होंगे आप। मेनका गांधी की तबीयत, इनके परिवार किसी की तबीयत खराब हो गई थी और इनके परिवार में किसी एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई थी और जिनका इलाज विदेश में ही हो सकता था और इनको मेडिकल वीज़ा नहीं मिल पा रहा था, ठीक है आपका। तो उन्होंने आपका सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया कि जब आर्टिकल 21 में ये बोल रहे हो आपका क्योंकि व्यक्ति का जीवन जीना ही अधिकार है, तो भाई व्यक्ति जिएगा और मर जाएगा। व्यक्ति के आर्टिकल 21 का उल्लेख व्यक्ति का जीवन जीना नहीं होता। इन्होंने कहा आर्टिकल 21 का मतलब है कि व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन जीना।
एक वर्ड कहा इन्होंने, इन्होंने क्या वर्ड कहा आपका, गरिमापूर्ण जीवन जीना। पहले में गरिमापूर्ण नहीं था, पहले में केवल क्या कहा था आपका कि व्यक्ति का जीना ही तुम्हारा क्या है, उसका आपका अधिकार है। आर्टिकल 21 में कहा गया, कौन से केस में आपका, एस के गोपालन केस में। लेकिन जब 1978 में मेनका गांधी को विदेश जाने के लिए आपको उनको मेडिकल वीजा नहीं मिल पाया, तो बोले कि जब मैं, मेरा जीवन जीने का अधिकार है, तो मुझे अपने लिए अच्छे जीवन जीने का भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए, कि मुझे अच्छा भोजन मिले, मुझे अच्छा आवास मिले, मैं विदेश जा सकूं, मैं कहीं भी घूम सकूं, ठीक है आपका। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मेनका गांधी के बाद क्या आपका बिल्कुल, मतलब व्यक्ति को जीवन जीना नहीं है, व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। और उससे याद करना, इससे कई अधिकार क्या हुए आपका, लगभग 8 से 10 तुमको क्या हुए आपका अधिकार प्राप्त हुए, इसी किस कौन से बेस से आपका, मेनका गांधी, ठीक है। लिखना उसमें 1978 मेनका गांधी, 1978 मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, लिखना उसमें मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978। देखो उसमें कहा, इसमें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जीवित रहना ही सबसे बड़ा अधिकार नहीं है, जीवित रहना ही सबसे बड़ा अधिकार नहीं है, बल्कि उसे उचित, तर्कसंगत और गरिमापूर्ण जीवन जीने दिया जाए। उचित, तर्कसंगत एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने दिया जाए, ठीक है, बन जाएगा। और इसके तहत व्यक्तियों को कई अधिकार प्राप्त हुए, ठीक है। लिखते जाओ एक एक करके। सबसे पहले विदेश जाने का अधिकार, यदि आपकी तबीयत खराब हुई तो कहां जा सकते हो आप, विदेश जा सकते हो। ये किसका उल्लंघन नहीं होगा, आपका आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं होगा। तबीयत खराब हुई तो आप कहां जा सकते हो, आपका विदेश जा सकते हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। यदि कोई भी व्यक्ति आपकी निजता में भंग कर रहा है तो क्या कर सकते हो, आपके वो आर्टिकल किसका उल्लंघन है, 21 का उल्लंघन है। ये किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। पहला क्या अधिकार दिया, ये सब पूछेगा ना, पूछेगा एकांत रहने का अधिकार किसमें दिया गया। मैं देखो आर्टिकल 19 और 21 मिलता जुलता है, हम आर्टिकल 19 में भी पढ़े थे, तो किसमें पढ़ रहे हो, आपका 21 में भी, ठीक है ना आपका। तो याद करना, ये आपका 19 में भी और किसमें, आपका 21 में भी। सीधा पूछेगा विदेश जाने का अधिकार किससे प्राप्त होता है, आप पेपर उठा के देख लो आप, सीधा कौन सा आपका आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। आगे बढ़ो, भोजन करने का अधिकार, हाँ दोनों में आएगा, लेकिन उसमें आर्टिकल यदि पूछेगा आपको दोनों रहेगा ऑप्शन में, तो आपको आर्टिकल 21 लगाना है। यदि दोनों रहेगा ना आपका, तो क्या रहेगा, आपका आर्टिकल 21 लगाना है। और यदि कोई आर्टिकल 21 ना, 19 रहेगा तो आप क्या लगाओगे, आपका 19 को। दोनों रहेगा तो 21 लगाना है आंसर, और यदि आपका केवल एक रहेगा तो फिर तो आप लगा सकते हो 19 या 21 को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट टू प्राइवेसी हो गया। नेक्स्ट लिखना उसमें आप, भोजन करने का अधिकार बन जाएगा। चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस, राइट टू साइलेंस।
भाई तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारी तबीयत खराब है, ठीक है, आपका कोई तुमसे मिलने गया है, चाहे आप भाई क्या हुआ था, ऐसा किस लिए हुआ था कि इमैनुअल, बताया मैं तुमको आपका, इमैनुअल वर्सेस केरस राज्य संघ, वहां पे क्या था कि जो छोटे छोटे जो बच्चे होते थे, वो छोटे छोटे बच्चे जब राष्ट्रीय गीत गाते थे, राष्ट्रीय गान गाते थे, तो उनसे क्या नहीं हो पाता था, अच्छे से उच्चारण नहीं हो पाता था। बच्चे कितने आपका छोटे हैं, ये केस। दूसरा केस क्या होता था कि जब आपका एक स्कूल था, वहाँ पर आपका समझ लो आपका वो एक क्रिश्चियन स्कूल था, तो क्रिश्चियन स्कूल में जनरली वहाँ पर जो बातें होती किससे होती है, आपका इंग्लिश से होती है। तो कुछ बच्चे वहाँ पढ़ने गए जो ब्राह्मण बच्चे थे, जिनको अच्छे से क्या नहीं आ पाता था, आपका इंग्लिश नहीं आ पाता था, ठीक है आपका। तो उनसे जो क्लास में जो टीचर होते थे, ज़बरदस्ती क्या करती थी, आपका क्वेश्चन पूछती थी इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश भाषा क्वेश्चन पूछती थी, बच्चे को नहीं आता था, बच्चे के पिताजी बच्चे क्या निकले, आपका वकील निकले। तो उन्होंने केस कर दिया आपका केरल में आपका कि जब तक बच्चे को समझ नहीं आ जाता, ठीक है आपका, वो चुप भी क्या कर सकता है, आपका रह सकता है। और दूसरा आपका देखा जाएगा, इसको यह भी अधिकार है कि वो राष्ट्रीय गान नहीं गा पाता, तो इसका मतलब देश की एकता अखंडता पर कोई आंच नहीं आ रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति को क्या अधिकार दिया जाए, राइट टू साइलेंस का अधिकार दिया जाए। समझ में आ रहा है आपका। तो लिखो उसमें क्या, आपका चुप रहने का अधिकार भी दिया जा सकता है भाई, लेकिन यहां पे चुप नहीं रहना, जो पूछूंगा बताना है, ठीक है ना आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार भी प्राप्त होता है, कोई जबरदस्ती उठा नहीं सकता तुमको। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पड़े रहो अजगर टाइप का 24 घंटा, ठीक है ना आपका। सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, ये छोटे मोटे अधिकार है, लेकिन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछेगा सोने का अधिकार है, कौन सा बड़ा अधिकार है, लेकिन जिसको पूछो जो नहीं सो पाता, जो 8 घंटा काम करता है, ठीक है आपको, जो 12 घंटा काम कर रहा है, उसको सोने नहीं दिया जाएगा। कई बार होते हैं, क्यों, जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, प्लांट होते हैं, जैसे आपका सिलतरा का प्लांट है आपका, मैं नाम भूल रहा हूँ आपका, कोई एक तो प्लांट है जो आपका स्टील प्लांट है, ठीक है आपका। तो वहाँ के जो आपका लेबर इंस्पेक्टर, उन लोग क्या चेक करने जाते हैं, तो कर्मचारी यदि ये बता दिया कि मैं ओवर टाइम करने के बाद मेरे को क्या नहीं मिलता, आपका सही तरीके से नींद नहीं मिलता, तो उस व्यक्ति का क्या अधिकार हो जाएगा, वो सोने का अधिकार को छीना जा रहा है। आर्टिकल 21 के तहत उसके ऊपर कार्यवाही किया जा सकता है, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आवास का अधिकार, राइट टू शेल्टर, आवास का अधिकार, उसी को बोलते हैं आश्रय का अधिकार, ठीक है। आप कहीं पर भी सो सकते हो, इसका मतलब नहीं किसी घर में जाकर सो जाओगे, उसकी निजी संपत्ति है, ठीक है। फुटपाथ में सो सकते हो, जैसे सलमान खान पर जो केस लगा था, वो केस क्या था आपका, आर्टिकल 21 का केस था, कि वो व्यक्ति फुटपाथ पे सोया था। तो फुटपाथ आप कभी नहीं बोल सकते जाके आपका, आप तुम जाके सुप्रीम कोर्ट में ये केस नहीं कर सकते कि फुटपाथ सोने के लिए नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का इतना अधिकार है कि वो कहीं भी क्या सकता है, आपका सो सकता है। गलती तुम्हारी कि तुमने क्या चला दिया, आपका गाड़ी चला दिया, ठीक है आपका। इसी ऊपर क्या हुआ था, उसके ऊपर केस हुआ था। तो क्या आपका आवास का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट, मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार भी दिया जाता है भाई, मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, यदि आपके क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई गैस लीक हो रहा है, कोई प्लांट खुल रहा है, ठीक है, या जिससे आपको क्या हो रही है, आपका परेशानी हो रही है, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, उस कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो। जैसे आए दिन तुम्हारा क्या होता है आपका, जैसे दिल्ली में क्या होता है, जैसे अभी ठंड महीना आएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कोहरा जमेगा, फॉग होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे वहाँ पर सरकार क्या करती है आपका, अब वहाँ पर सीएनजी का प्रयोग क्या हो रहा है, आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्यों कि पॉल्यूशन क्षेत्र है। तो व्यक्ति क्या कर सकता है कि भाई मेरे को पर्यावरण सही से नहीं मिल पा रहा है किस कंपनी की वजह से, तो आप क्या कर सकते हो, केस दायर कर सकते हो। किसका अधिकार है, आपका आर्टिकल 21 का अधिकार है। आगे बढ़े, जो समझ में नहीं है पूछ लेना। नेक्स्ट, आजीविका का अधिकार, आजीविका, आजीविका मतलब तुम्हारे क्या, लाइवलीहुड, जीवन जीने के लिए आप कुछ भी काम कर सकते हो। आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार, ठीक है। आरटीआई,
सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि आप हॉस्पिटल गए, आप क्या किया, आपका हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल वाले ने, भाई आपका दर्द कहाँ पर है, आपका सीने में, और चेक किसका करवा रहा है, आपका किडनी का। बोले जाओ 15-20 तो क्या करके ले आओ, आपका चेक करके लेके आओ, बॉडी पूरा क्या करना है, आपको चेक करना है। तो आप उससे पूछ सकते हो हॉस्पिटल से या वहाँ की फार्मेसी से कि ये जो मैं चेक करवा रहा हूँ इससे मेरी क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है। या आप 10वीं के एग्जाम में फेल हो गए जबकि आपको लगा था कि मैं क्या हो सकता हूँ, पास हो सकता हूँ, तो आप आपका बोर्ड से पूछ सकते हो कि भाई मेरा जो पेपर है मुझको एक बार फिर से क्या कर दिया जाए, दिखाया जाए कि पेपर चेक कैसा हो रहा है। या यदि गांव में आपका सरपंच कोई रोड बना रहा है और रोड में उतना पैसा नहीं लग रहा है तो आप सरपंच से ही पूछ सकते हो आरटीआई के तहत कि भाई इतना जो पैसा आ रहा है उसके खर्चे का आप कहाँ कहाँ कर रहे हो। मतलब सरकारी संस्थानों में ज्यादा काम आता है कौन सा, आपका ये आरटीआई। समझ में आ रहा है आपका। इसी के तहत आप सीजीपीएससी का पेपर भी निकाल सकते हो कि मेंस का, कि मैंने मेंस में पेपर तो अच्छा लिखा था, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो अब आरटीआई क्या लगा सकते हो, आप मेंस का पेपर भी निकाल सकते हो। आप जो व्यापम का एग्जाम दे रहे हो, यदि आपको लगता है कि भाई आपको नंबर कम आया है तो पेपर भी क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो चेक करने के बाद। ठीक है, मतलब आरटीआई लगाकर आप किसी भी संस्था में आप जानकारी ले सकते हो कि मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है उसमें मैं आपका क्या नहीं हूं, आपका मुझे आपको संतुष्ट नहीं हो तो मुझे इसकी जानकारी प्रदान की जाए। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कहीं भी जाके बोलोगे पीएम को बताओ तुम्हारी मीटिंग में क्या क्या हो रहा है, ये तो पता तुम नहीं कर सकते। वैकेंसी पता चल सकता है। ठीक है, आप व्यापम में, लेकिन देखो क्या होता है ना, जनसंख्या इतनी है कि आरटीआई लगाने वाले कितने हो जाते हैं, कई संख्या में हो जाते हैं। देखना जब भी पेपर आता है और मॉडल आंसर आता है तो उसके 5 दिन बाद फिर क्या आ जाएगा, दावा पत्ती आता है ना, आता है ना आपका, क्या बोलेगा 5 दिन तक आप क्या कर सकते हो, दावा पत्ती कर सकते हो। तो वही तुम्हारा क्या है, सूचना का अधिकार बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस। ठीक है, आपका कोई धूम्रपान कर रहा है तो आर्टिकल किसका उल्लंघन कर रहा है, आपका आर्टिकल 21 का। ठीक है, नेक्स्ट, यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार, यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। यदि आपने कोई कृत्य किया है जहां पे आपको फांसी होने वाली है और जब पूछता ना आपको लास्ट का व्यक्ति कि भाई बताओ भाई तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो बोलोगे भाई मैं सबके सामने क्या आपको चौराहे में क्या आपका फांसी लगाना चाहता हूं। या कोई बोलेगा कि भाई तेरे को सार्वजनिक फांसी दिया जाएगा, बोलेगा नहीं मैं कहाँ होना चाहता हूँ, आपका घर के अंदर होना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुमको अधिकार है कि तुम अपनी फांसी को सार्वजनिक भी कर सकते हो और एक कमरे में क्या कर सकते हो, कैद होकर भी आपको फांसी दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लेकिन आपका हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। यदि आप कोई क्राइम किए हो, ठीक है, तो चाहो तो आप हथकड़ी लगा भी सकते हो। और देखो ये है छोटे छोटे, लेकिन जब आपको एग्जाम में पूछ देगा ना, और आपका एग्जाम कैसा हो रहा है आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब वो चला गया कि आर्टिकल 21 बताओ कि 21 में क्या है। अब सीधा पूछेगा चुप रहने का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत दिया जाता है, हथकड़ी न लगाने का अधिकार किसमें दिया जाता है। अभी आप देखे होंगे 17 के एडीओ में क्वेश्चन पूछा था कि फुटपाथ पर जो फेरी वाला कपड़ा लगाते हैं कौन से अधिकार के तहत दिया जाता है। आजीविका का अधिकार, कौन सा आपका आजीविका का अधिकार। सोचो कहां तक जा रहे एडीओ में, सोचो आप फुटपाथ में जो लगा रहे हैं ना, अपन क्या लगा रहे हैं, आपका कपड़े जो लगाते हैं, फ्री वाले कपड़े लगाते हैं, उनको आप हटा नहीं सकते हो क्योंकि फुटपाथ सड़क में नहीं आता, उसको अलग से क्या फुटपाथ उसको क्या आपका चलने के लिए है। थोड़ा जगह छोड़ के क्या लगा सकते हो आप, जैसे आपका यहाँ पर जो सामने में नगर निगम को जो लगाते हैं ना, फल ठेला वाले लगाते हैं, वो फुटपाथ है,
उसके पहले क्या लगाया गया, तो आपका जाली लगाया गया है, जाली से बाहर वो लोग नहीं आ सकते, तो अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो कौन सा आर्टिकल के तहत दिया जाता है, आर्टिकल 21 के तहत। 17 के एडीएम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना आपका। तो जितना भी अधिकार पढ़ रहे हो, मैं बता रहा हूं ना, इस आर्टिकल 21 को मैं 2 दिन तक पढ़ा सकता हूं, उतना पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस आपको अधिकार समझ में आना चाहिए कि कौन सा अधिकार कौन सा आर्टिकल के तहत दिया जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 21 और 19 लगभग क्या होते हैं, पूरा आपका समान, ठीक है। चलो, तो क्या लिखिए आपका, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, एक केस आया था, इसमें आपको याद होना चाहिए आपका, राजगोपाल बनाम तमिलनाडु, ठीक है। राजगोपाल बनाम तमिलनाडु केस आया था। तो इसमें हुआ क्या कि एक जो पिता और पुत्र थे, पिता की आयु 58 साल हो गई थी और पिता को कैंसर से पीड़ित थे, कैंसर से पीड़ित थे। उसके बेटे का विवाह हुआ, तो बेटे का विवाह हुआ, तो विवाह होने के ठीक आपका 2 महीने के बाद परिवार वालों ने उनको ये तंग किया कि हमको क्या चाहिए, आपका बच्चा चाहिए, शादी हो गई है, बच्चे पैदा करो। जो महिला आई थी वो आपका देखा जाएगा आपका प्रिपरेशन कर रही थी, आपका किसी का प्रतियोगी एग्जाम का, खासकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी वो। तो शादी के पहले अपने पति से, जो लिखा गया उसमें, पति से उन्होंने आपका वही वार्तालाप कर लिया गया था कि मैं शादी के बाद क्या आपका पढ़ना चाहूंगी, और इस बेस पे उसमें क्या हुआ था, आपका शादी हुआ था। लेकिन पिताजी को अचानक कैंसर होने के कारण एक आपका देखा पारिवारिक में एक कलह पैदा हुआ कि मेरा आपका बाप मरने वाला है, तो क्यों ना मैं इसको क्या दे दूं, एक आपका बच्चा दे दूं। अरे घर में इमोशनल लोग होते ही नहीं होते हैं आपका, मैं मरने वाला हूं, कम से कम दादा बन जाता, पोता खिला लेता, तो क्या हो जाता, मैं आपका स्वर्ग देख लेता। कौन सा तुम्हारा पोता आपका भगवान कृष्ण पैदा हो रहा है, ऐसी बातें रहती हैं गांव में आपका। तो ऐसे क्या हुआ कि उस महिलाओं को बार बार प्रताड़ित किया गया, जबकि महिला क्या चाहती थी, आपका पढ़ना चाहती थी। तो महिला के जो पिताजी थे राजगोपालम, उन्होंने केरल हाई कोर्ट में केस कर दिया कि क्या महिला को इतना भी अधिकार नहीं है क्या कि वो बच्चा कब पैदा कर सकती है और कब नहीं कर सकती। तो हाई कोर्ट के केस ने कहा कि बच्चे को पैदा करने का अधिकार केवल महिलाओं को दिया जाए, इस पर पुरुषों का कोई अधिकार, ठीक है ना। बहुत बड़ा आर्टिकल है, याद तो नहीं आपका, आर्टिकल 21 लिखो इसमें, ठीक है। महिलाओं की यह इच्छा पर निर्भर करता है, महिलाओं की यह इच्छा पर निर्भर करता है कि कब वो बच्चा पैदा करे और कब ना करे। बन जाएगा। इतने अधिकार आपको किससे मिलते हैं, आपका, ठीक है। आपका नेक्स्ट और लिख लेना, आपका निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। आपका निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एडवाइस, ठीक है। आपको कहीं भी जाओगे तो आपका किसी वकील से मिलोगे और आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो उसमें, आपका कानून, आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आपका सहायता प्राप्त कर सकते हो। तो आर्टिकल जो 1948 के जो मेनका गांधी का केस था, उसमें जब क्या लिख दिया, आपका केवल आपका गरिमापूर्ण, सोचो एक वर्ड ने क्या कर दिया, कई अधिकार क्या दे दिए, व्यक्ति को प्रदान कर दिए। क्योंकि जहां पर गरिमापूर्ण आता है तो गरिमापूर्ण से व्यक्ति को क्या मिल जाते हैं, सभी अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन पहले कौन सा था आपका, एस गोपालन में केवल क्या था आपका, व्यक्ति के जीवन जीना। एक सिंपल बात था कि व्यक्ति पैदा हुआ है तो जीवित जिएगा, एस गोपालन केस था। लेकिन मेनका गांधी ने क्या कर दिया, यदि कभी पूछेगा कि मेनका गांधी ने कौन सी विधि को भारत में लाया, विधि द्वारा कि विधि के समक्ष, तो क्या बोलोगे आप, मैं कल तो समझ में नहीं आया आप लोगों को। आप जो ऊपर में 2 लिखे हैं ना, विधि के द्वारा स्थापित, क्या लिखे हो वही लिखे हो, और दूसरे में क्या लिखे हो, विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया। तो ये दोनों में मेनका गांधी कौन से लेके आई, विधि के समक्ष स्थापित, मतलब न्यायपालिका क्या कर रहा है, अपनी स्व विवेक की शक्ति का प्रयोग
बात समझ में आ रहा है आपका? तो लिख लेना उसमें, मेनका गांधी के द्वारा, मेनका गांधी के द्वारा विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया को, विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया को अनुच्छेद 21 की सिद्धांत में शामिल किया गया। अनुच्छेद 21 के सिद्धांत में शामिल किया गया। ठीक है, बन जाएगा। चलो थोड़ा बहुत और केस देखते हैं आपका, और क्या क्या होता है भाई इसमें। तो सही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है ना। और देखते हैं क्या क्या है। देखो उसमें श्रीपति दुबल, श्रीपति दुबल वर्सेस भारत संघ। डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको नाम याद होना चाहिए। श्रीपति दुबल, हाँ नहीं नहीं, एस के गोपालन केस पहले था, फिर मेनका गांधी केस था, ये तीसरा केस है। ये पहला केस कौन सा था आपका? एस के गोपालन। दूसरा केस कौन सा था आपका? मेनका गांधी। तीसरा केस पढ़ रहे हम कौन सा आपका? श्रीपति दुबल, है ना, दुबल, दुबल वर्सेस भारत संघ। ठीक है, श्रीपति दुबल ने सुप्रीम कोर्ट में यह केस दायर कर दिया कि गरिमापूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति को क्या आत्महत्या करना भी उसके जीने का अधिकार है क्या? मेनका गांधी ने क्या बोल दिया आपका? गरिमापूर्ण जीवन। गरिमापूर्ण जीवन यदि जीने को मिल रहा है तो गरिमापूर्ण क्या मिलना चाहिए? मृत्यु भी होनी चाहिए। बहुत क्या होता है, थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है ना। कोई केस को जब सुप्रीम कोर्ट दे देता है फिर वही खुद में सोचना पड़ेगा मैं क्या बोल दिया मैं। मेनका गांधी जी का केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया गरिमापूर्ण जीवन जीना। श्रीपति दुबल केस आ गया और उसने कहा कि गरिमापूर्ण जीवन के साथ साथ व्यक्ति को किसका अधिकार दिया जाए? गरिमापूर्ण मरने का अधिकार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट अपने बातों में ही फंस गया। भाई व्यक्ति को जीने का अधिकार में गरिमापूर्ण मरने का भी अधिकार क्या होना चाहिए? आपका देना चाहिए। मतलब यदि व्यक्ति को लग रहा है कि मैं गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी रहा हूं और मैं नदी से कूद गया तो आत्महत्या नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका? नहीं समझ में आया? भाई गरिमापूर्ण जीवन जीना, गरिमापूर्ण जीवन यदि आपको नहीं मिल पाया, आप अच्छे से को आवाज नहीं मिल पाया, भोजन नहीं मिल पाया, अच्छे से आप कुछ कमा नहीं पाए और क्या करिए फांसी में लटक गए पंखे से, ठीक है, तो यह माना जाएगा कि व्यक्ति आत्महत्या किया है, लेकिन आत्महत्या को अपराध नहीं माना जाएगा। हाँ अरे मैं सुनो तो पहले मैं क्या बोल रहा हूं, उसको पढ़ेंगे ना फिर बाद में दोबारा कैसा आएगा। मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने में आत्महत्या के अधिकार को भी क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया। कौन से केस में? आ जाएगा समझ में। और आईपीसी की धारा, ठीक है आपका, आईपीसी की धारा 309 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि 309 में क्या था? आत्महत्या अपराध है। इसमें क्या बोल दिया गया? आत्महत्या अब अपराध। कौन से केस में? लिखो उसमें, लिखो उसमें। श्रीपति दुबल ने गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट से गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार मांगा, गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार मांगा।
फलस्वरूप आईपीसी की धारा 309 को, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता बोलते हैं उसी को, इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता, आईपीसी की धारा 309 को हटाया गया और कहा गया कि आत्महत्या अपराध नहीं है। आत्महत्या अपराध नहीं है और इसे क्या कर दिया गया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। आ जाएगा समझ में? देखो 1987 में आया ये, कौन सा केस आपका? 1987 में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? आत्महत्या का अधिकार दिया जाए। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, आत्महत्या का अधिकार कौन से केस से प्राप्त हुआ भारत के लोगों को? श्रीपति दूबल केस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आत्महत्या अपराध। लेकिन सोचो इससे क्या हुआ होगा? इससे हुआ क्या कि लोगों में आत्महत्या के पीछे अब डर खत्म हो गया। सोचो, आपको लगता है कि आत्महत्या करना बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कोटा में जाओगे तो 2 व्यक्ति 12वीं फेल होता है, वो क्या कर लेता है? आपका जहर खा ले रहा है, कोई छत से कूद जा रहा है। जब इस प्रकार का केस हुआ तो हर दिन आत्महत्या के केस बढ़ने लगे, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बढ़ने लगे? आपका आत्महत्या के केस बढ़ने लगे। और धीरे धीरे यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या भी की हो तो उसको क्या करने लगा? आपका कन्वर्ट करके आत्महत्या में क्या किया? उसको बदलने का प्रयास किया गया। क्योंकि उससे क्या आपका भाई, आत्महत्या मतलब आपको जेल होगा ही नहीं। ठीक है आपका? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट घबरा गया और हुआ क्या कि फिर एक केस आया, प्रोफेसर रति राम वर्सेस भारत संघ 1999। प्रोफेसर लिखो इसको, रति राम वर्सेस भारत संघ 1999। रति राम नहीं, रति नाम है ना, रति नाम, प्रोफेसर रति नाम वर्सेस भारत संघ। ठीक है आपका? जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया आत्महत्या का अधिकार क्या है? संवैधानिक है, इसको अपन क्या नहीं कर सकते? हटा नहीं सकते। तो फिर से लिखना, 309 को फिर से क्या कर दिया गया? संवैधानिक। ठीक है ना? मतलब श्रीपति दूबल केस को खारिज कर दिया गया और इसमें यह कहा गया कि आत्महत्या का अधिकार पूरी तरीके से कैसा है? आपका संवैधानिक है। ठीक है आपका? मतलब इससे पुनः आपने क्या मान लिया? अपराध। किसको? 300 को फिर से लागू कर दिया। लिखो उसमें आईपीसी की धारा 300 को पुनः लागू किया। लिखो उसमें 3 चीज कहा गया। पहले लिखो आपको, आईपीसी की धारा 309 को पुनः लागू किया गया। आईपीसी की धारा 309 को पुनः लागू किया गया। ठीक है? दूसरा, आत्महत्या को पुनः अपराध माना गया। दूसरा, आत्महत्या को पुनः अपराध माना गया। और तीसरा, लिखना आपका, वर्तमान में यह संवैधानिक हो गया। पहले कैसा था आपका? असंवैधानिक। ये क्या हो गया? पूर्णतः आपका संवैधानिक हो गया। तो अब आत्महत्या करते हो तो क्या होगा? तुमको आपका जेल होगा, है ना, सजा मिलेगी। 1999 पहले मर जाते तो कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं मरना भाई। ठीक है आपका? हाँ, जाओ। तो 1999 के पहले, 87 के बाद, 87 के पहले और बाद 99 के पहले यदि आत्महत्या करते थे तो आपका असंवैधानिक था।
लेकिन अब क्या हो जाएगा आपको, वो संवैधानिक बनेगा। चलो अब थोड़ा ध्यान सुनना इधर, एक बहुत बड़ा केस आया, यूथेनेसिया। नाम समझते हो क्या होता है? क्या होता है यूथेनेशिया? क्या क्या होता है आपका? यूथनेशिया मतलब क्या होता है? इच्छा मृत्यु। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि जब लगा, आपको सोचो ऐसा एक केस हुआ भारत में कि आप जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद केवल आपका मतलब, जैसे केवल क्या होता है देखना, जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं पूरा बॉडी पूरा क्या हुआ आपका, चिपका हुआ है। ठीक है, आपका ऊपर से पूरा उसको ऑपरेशन से अलग नहीं किया, क्यों? क्योंकि दोनों का कान एक ही है, दोनों का दिमाग एक ही है, दोनों का हाथ एक ही है, बस पैर के आपका अलग अलग है। मतलब ऑपरेशन करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उनको जीवन जीने में बड़ा तकलीफ हो रहा है। ठीक है, या ऐसा हो गया, या कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमारी हो गया और बीमार होने के बाद मुश्किल से 25 साल का एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, और वो व्यक्ति जीवन भर कोमा में ही रहेगा, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। हर प्रकार के डॉक्टर ने क्लीन चिट दे दिया कि व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता जब तक जीवन जिएगा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता है क्या? उसको बोलते हैं यूथेनेसिया। इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता है क्या कि ये व्यक्ति जी के बहुत तकलीफ में है, मरने के बाद क्या हो सकता है, इसको आपको तकलीफ दूर हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, भारत में इच्छा मृत्यु लागू नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है। आर्टिकल 21 का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि मणिपुर की एक महिला थी, नाम सुने होंगे आप, अरुणा सानबाग, एक नर्स थी हॉस्पिटल में, और उसका आपका देखा जाएगा बलात्कार किया गया उसी के आपका कजिन के द्वारा मणिपुर के हॉस्पिटल में। और बलात्कार के बाद उसके शरीर के कई अंग क्या हो गए आपका, निष्क्रिय हो गए। और 1973 से वो किस में थी आपका, कोमा में थी। अब कब खत्म हुई आपका, 2019। ठीक है, सोचो 73 से आपका बेड में पड़ी है तो पड़ी है। उसके परिवार वालों ने आपका सुप्रीम कोर्ट पे ये केस दर्ज कर दिया कि भाई जब इस प्रकार की महिला है और कभी ठीक नहीं हो सकती तो इनको क्या इच्छा मृत्यु दिया जाए क्या? तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इच्छा मृत्यु देना आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। किसके केस में? अरुणा सानबाग के केस में। लेकिन इच्छा मृत्यु भी दो प्रकार की होनी चाहिए, एक एक्टिव यूथेनेसिया और एक बोलते हैं पेसिव यूथेनेसिया। एक्टिव का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया और पता है कि व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो पाएगा, आप उसको तकिया सुंघाकर, इंजेक्शन डालकर या काट कर यदि उसको आप मार रहे हो तो यह कहलाएगा एक्टिव यूथेनेसिया, सक्रिय इच्छा मृत्यु। मतलब जबरदस्ती क्या कर रहे हो, उसको आप मार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा यूथेनेसिया भारत में नहीं चलेगा, यहां पर चलेगा आपका पैसिव। पैसिव मतलब क्या कि भाई इस व्यक्ति को ऑक्सीजन देने के बाद ही व्यक्ति सांस ले पाता है, तो आप ऑक्सीजन को निकाल दोगे। इस व्यक्ति का हार्ट बीट पेसमेकर से ही चलता है, पेसमेकर को क्या करोगे आप, हटा दोगे। बात समझ आ रहा है आपका? मतलब व्यक्ति का जो मशीन से जो उसका औजार, जो उसका जो मशीन है उसी से उसका जीवन चल रहा था, तो आप क्या करोगे, मशीन को चुपचाप हटा दोगे और जब मरेगा मरेगा। लेकिन उसको आप काट कर, गला दबा कर, चाकू मार कर, तकिया दबा कर, आपका क्या, आपका इंजेक्शन लगा कर उसको आप मार नहीं सकते, तो क्या कर सकते हो आप, इच्छा मृत्यु आप दे सकते हो। बन जाएगा, लिखो अरुणा सानबाग वर्सेस भारत 2011। पांच मिनट। अरुणा सानबाग वर्सेस भारत संघ 2011। देखो उसमें अरुणा की वकील
पिंकी वीरानी ने अरुणा की वकील पिंकी वीरानी ने अरुणा शानबाग के लिए दया मृत्यु की मांग की। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में निष्क्रिय दया मृत्यु दी जाएगी। ठीक है, यह कार्य केवल डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। निष्क्रिय दया मृत्यु दी जाएगी, यह कार्य केवल डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और अरुणा शानबाग भारत की पहला महिला हुई, या पहला अरुणा शानबाग भारत की, या ऐसे लिखना, अरुणा शानबाग को भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु दी गई। लेकिन याद करना ना, कैसा होता है यहां पर, एक्टिव की पैसिव? पैसिव, निष्क्रिय, है ना। निष्क्रिय दया मृत्यु दी जाती है भाई, एक्टिव लागू नहीं है, लिख लेना ब्रैकेट में, एक्टिव यूथेनेसिया। समझ में आ रहा है ना आपका? सक्रिय इच्छा मृत्यु लागू नहीं है भारत में। सक्रिय इच्छा मृत्यु भारत में लागू नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ें, 2 केस और है, खत्म करते हैं इसको। एक केस है मोहनी जैन, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, उसको पढ़ेंगे आपका कल, आर्टिकल 21A है। ठीक है, इसमें देखो, नवजेत सिंह वर्सेस, क्या नाम है आपका, नवजेत सिंह जौहर केस। जौहर केस ये आया था 2018 में। इसने कहा कि जब व्यक्ति को आर्टिकल 21 के तहत राइट टू, तुम्हारे क्या, आपको प्रोटेक्शन, राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, तो व्यक्ति चाहे तो पुरुष से शादी करे, व्यक्ति चाहे तो महिला से शादी करे। मतलब क्या, आपका समलैंगिकता को क्या मान लिया गया इसमें, आपका वैध माना गया। वैध बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो उसमें, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी लिखो उसमें। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा, इस केस के बाद नवजेत सिंह जौहर, हाँ, इस, क्योंकि इसने केस किया था ना, इसने केस किया था कि आपका समलैंगिकता अपराध है या आर्टिकल 21 का अधिकार, तो उन्होंने कहा अधिकार है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो लिखना आपका, नवजेत सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने, नवजेत सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 377 समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता को आपका असंवैधानिक घोषित किया, असंवैधानिक घोषित किया, और इसको क्या बताया? वैध बताया। वैध बोला ये क्या है आपका? वैध है। इसको आप अवैध, अरे देख रहे हो ना, तब से देख रहे हो आपका क्या हो रहा है, शादी तो हो रही ना आपका, 2 लड़के शादी कर रहे हैं, दिल्ली में ऐसा हुआ है, मद्रास में तो क्या किया आपको, 2 लड़के शादी किए हैं, क्योंकि ये तुम्हारे क्या, आपका समलैंगिकता तुम्हारे क्या, आपका वैध माना गया। बन जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल लिखो आपका, नेक्स्ट केस, जोसेफ राबने केस। जोसेफ राबने केस
ये आ जाएगा तुम्हारा कब, आपका 2018, ये भी 18 में आया। ठीक है, देखो ध्यान सुनो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। जोसेफ राबने ने देखा कि केरल की जो जनजाति महिला है, खासकर मोपला जाति की महिलाएं, जब किसी पुरुष से विवाह करती हैं और उनको लगता है कि उनका अधिकार उस पुरुष से नहीं मिल रहा है जो उनको अधिकार चाहिए। अधिकार कुछ भी हो सकता है, खाने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, भोजन आवास का अधिकार। तो मोपला जाति की महिलाएं क्या करती हैं, अपने पहले पुरुष को छोड़े बिना ही दूसरे पुरुष से विवाह, कहां पर, केरल में। तो जोसेफ राबने ने कहा यह तो वहां की मोपला जनजातियों का कल्चर है और कल्चर में सब कुछ किया जा सकता है। भाई हमारे कल्चर में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? हमारा समाज इसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उनका कल्चर, हमारे कल्चर में भी होता है, जनजाति करते हैं कौन सा विवाह, पोटा विवाह। जब पढ़ोगे ना आप कौन सा आपका पहाड़ी कोरवा, तो वहां पे एक विवाह है पोटा विवाह, वो भी यही करते हैं, लेकिन वो जनजाति विवाह है, हम नहीं कर सकते। तो जोसेफ राबने ने 18 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया कि यदि कोई महिला और पुरुष विवाह करते हैं और विवाह करने के बाद महिला या पुरुष में कोई एक, मतलब या महिला भी या पुरुष भी एक्स्ट्रा आपका मैरिटल अफेयर करता है, शादी के बाद किसी दूसरी पुरुष या किसी दूसरी महिला से उसका अफेयर चलता है, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर सकते हो, जाओ। ठीक है, आपका मतलब क्या कर दिया उसको, आपका वैध घोषित कर दिया। ठीक है ना, ये आर्टिकल 21 का क्या नहीं माना जाएगा, आपका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, लिखो उसमें। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि विवाह के बाद अन्य व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी वैध है, अवैध नहीं। विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी वैध है, अवैध नहीं। और आईपीसी की धारा 497 को, और आईपीसी की धारा, अरे विवाह के बाद संबंध लिखो ना, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल लिखो, विवाह के बाद सभी संबंध। ठीक है, आपका वैध है, अवैध नहीं। और आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। बन जाएगा। देखो भाई, तुम्हारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन क्या होंगे, आपका पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको प्रॉपर केस के नाम से याद कर। देखो, हो सकता है आपको केस ना पूछ दे, क्या पूछ दे कि विवाह के बाद भी संबंध स्थापित करना कौन सा अधिकार है, आर्टिकल 21। इच्छा मृत्यु किसका अधिकार है, आर्टिकल 21। समलैंगिकता किसका अधिकार है, आर्टिकल 21। भोजन का अधिकार, आवास का अधिकार, ये सब अधिकार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संविधान को संवैधानिक दृष्टिकोण से पढ़ने के साथ साथ ये आपको जीवन में भी क्या होंगे, आपका काम आ सकते हैं। भोजन का अधिकार, आवास का अधिकार, बात समझ आ रही ना आपका। इसलिए संविधान को आप संविधान की भाषा में मत पढ़ो, उसको लगो कि आपके जीवन में भी कभी भी क्या सकता है, आपको ये काम आ सकता है, उस बेस पे पढ़ा करो। और यहाँ पर जो क्लास में बताया जा रहा है उस पर नोट्स पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया करो। घर में पुस्तक है कि नहीं है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। क्लास में जो शनिवार का टेस्ट होगा उस पर, जो शनिवार के टेस्ट में नंबर बहुत कम आया है, तो उसको ध्यान दो कि भाई अब टेस्ट में नंबर कम नहीं आना चाहिए। जहाँ समझ में नहीं आया 10 बार पूछो, अपन समझा दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। और मैं आपको ये लिखित गारंटी दूंगा कि क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा।
क्योंकि हम बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि आज का एग्ज़ाम में CGPSC भी यहाँ पर है और पटवारी का एग्ज़ाम भी यहीं पर है। दोनों में अब क्वेश्चन का लेवल यही हो चुका है, समान हो चुका है। भाई आप जब सोच रहे हो हॉस्टल वालों के पेपर में ये पूछ रहा है कि तुम्हारा आपका प्रस्तावना कौन सा संघवाद से लिया गया था, ठीक है, कि संविधान को लिखने वाला व्यक्ति कौन था, ये पूछा था ना हॉस्टल वार्डन में। हाँ, कुछ में क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं और संविधान को कूट में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब तक इसको आप पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में नहीं आएगा, गलत करके ही आओ, ठीक है।